जब 2006 में समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा था, नोटिफिकेशन इशू किया था, फिर 2011 में भी हुआ, तो खुजली और तकलीफ आज क्यों हो रही है भैया? मतलब समाजवादी पार्टी करे तो रासलीला, योगी जी करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आती है बात के जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार से, वो बहुत सारे धर्मों का मान्यता और मजहब का मान्यता रखते हुए हुआ है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसी हजारों लाखों वीडियो, मैंने खुद भी ट्वीट किया है, ऐसी लाखों वीडियोस है जिसमें रोटी थूक कर बना रहा है मुसलमान, आटा थूक करके उसको गूंद रहा है मुसलमान, उसके बाद फिर गुलाब जामुन के पूरे मतलब उसमें कंटेनर में सुसु कर दे रहा है। अभी कल की एक घटना है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, एक गाय को रोटी खिलाने के लिए बुलाया है, उसके पास 4-5 रोटियां रखा है और उसमें मूतना स्टार्ट कर दिया है मौलाना साहब, गाड़ी टोपी पहन करके, और गाय को खिला करके कह रहा है देखो हिंदू को हमने हर्ट किया, देखो इस्लाम जिंदाबाद। तो क्या नॉनसेंस है। अब बात आती है कि ऐसी हजारों लाखों वीडियोस आने के बाद कोई भी व्यक्ति को एक डर्टी फीलिंग, एक घिन वाली फीलिंग आ ही जाएगी, और ये कर सिर्फ मुसलमान रहे हैं। 2-4 ऐसे वीडियोस मैंने ट्वीट किए हैं आरजू जी, कि आप अगर देखिएगा तो आपको घिन आने लगेगा कि सारी सब्जियों को पहले चाट रहा है और उसके बाद फिर उसको सजा रहा है ठेले पर, सेब को, एप्पल को पहले चाट रहा है और उसके बाद फिर उसको ठेले पर सजा रहा है। आप मेरे ट्वीट पर आप देख लीजिए, ये इस तरह के मुसलमान हमारे यहाँ तो नहीं है, आपके क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आती। ये हमारे यहाँ मुगलिस्तानी मुसलमान है ना, हमारे यहाँ इस्लामिक मुसलमान नहीं है, हमारे यहाँ औरंगजेब के ठरकजेब की फौज है। अब इसमें क्या कहा है, इसमें असदुद्दीन अवैसी साहब उछल गए, क्योंकि उनको तो पता है कि जितना ज्यादा हम मुसलमान करेंगे उतना ज्यादा उनको एक भड़की हुई राजनीति करने का मौका मिलेगा और टीवी चैनल्स पर टीआरपी मिलता रहेगा। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन उन्होंने कहा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 17 का वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें अनटचेबिलिटी की बात कही गई है। तो अनटचेबिलिटी का वायलेशन या आर्टिकल 17 का वायलेशन तब होता है अर्जुन जी, जब एक समुदाय के लिए ये नोटिस आता कि मुसलमान तुम लोग सब अपना नाम लगाओ, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो सबके लिए आया है। अब बात आती है कि आर्टिकल 19 का ये गाना गा रहे हैं, पर उसी संविधान का आर्टिकल 44 नहीं मानते हैं, कॉमन सिविल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए फुदकने लगते हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। भाई अगर मुसलमान सर तन से जुदा का नारा भारत में लगाता है, गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा, तो कहता है कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कावड़ियों को अगर लग रहा है कि उनकी धार्मिक जो उनका पूरा महीना है सावन का, जिसमें वो प्याज लहसुन भी खाना छोड़ देते हैं, जिसमें वो बहुत सारी चीजों से वो साइड हो जाते हैं और बहुत सेलेक्टेड चीजें वो खा पाते हैं और निहार मुंह घर से निकलते हैं वो गंगा जल को लेकर के, तो ऐसे में अगर उन्होंने इन चीजों के बारे में कहा है कि मुसलमान की जो रेडियां होती हैं, जो होटल्स होते हैं, वो ऐसी चीजें थूक थाक वाली और मूतने वाला काम करते हैं और हमारा जो रिचुअल है वो खराब हो जाएगा। अब आती है बात कि यही मुसलमान अच्छे से आर्टिकल 51A(G) का वायलेशन करते हैं। मुहर्रम में घोड़ों को भी पीटा जाता है हमारे भारत में, और पीट करके खून से लहू लुहान कर दिया जाता है, तब इनको आर्टिकल 51A(G) नहीं नजर आता है। अब आती है बात कि हम अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर फूड प्रोडक्ट देखते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर फूड प्रोडक्ट्स में भी ये साफ लिखा हुआ है कि खरीदने वाला व्यक्ति ये हकदार है जानने का कि मालिक कौन है, कुक कौन है, हम कैसा प्रोडक्ट खा रहे हैं, इसमें मैदा कितना है, इसमें सूजी कितना है, इसको हाइजीन करके बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो ये सारी चीजें जो भी बायर होता है उसका अपना एक अधिकार होता है जानने का। अब आता है कि हमारे भारत में कांग्रेस की सरकार के वक्त में FSSAI एक लाइसेंस इंडियन लॉ के हिसाब से बना था, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसने बनाया था? 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, और जो यूनियन मिनिस्टर जो फॉर्मर है उन्होंने बनाया था, और कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें साफ लफ्जों में ये लिखा हुआ है कि वेंडर हो या प्रोप्राइटर हो या कोई रेडी वाला हो या रिक्शे वाला हो या ठेले वाला हो या ढाबा वाला हो, उसको करना क्या है, अपना ट्रेड लाइसेंस वॉल पे लगाना है और अपना जो नाम का तुम बोर्ड लगाते हो उसमें ओनर बाय लिखना है
तो ये तो भाई कानून बोल रहा है, आपको कोई ऐसे ही एवे ही उठ करके नहीं बोल रहा है। अब आती है बात कि भाई आप नीलम ढाबा रख क्यों रहे हो, आप शिव ढाबा मुसलमान होकर के रख क्यों रहे हो, आप महाकाल ढाबा रख क्यों रहे हो, आप गौतम ढाबा रख क्यों रहे हो, आपके कुक मुसलमान, आपके एम्प्लॉय मुसलमान, आपके वेटर्स मुसलमान, आप ओनर मुसलमान, फिर आपका ढाबा शिव ढाबा कैसे हो सकता है, आपका ढाबा महाकाल ढाबा कैसे हो सकता है, आपका ढाबा दुर्गा ढाबा कैसे हो सकता है। ऊपर से आरजू जी ये तक किया है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए स्ट्रैटेजिकली अपने ढाबा में देवी देवताओं की फोटो भी रखा हुआ है। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी क्रिएट की जा रही है और उनके धर्म को भ्रष्ट करने का, उनके धर्म को हर्ट करने का एक प्लान सेट किया गया है। अब आती है बात आरजू जी कि ये अभी चिल्ला रहे, अरे नाम बताने के लिए बोल रहे हो, नाम बताने के लिए बोल रहे हो, ये तो तुम बहुत संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, ये तो तुम किसी मुस्लिम समुदाय को तुम टारगेट कर रहे हो। मान लेते हैं कि कोई महमूद सुअर का शॉप कोई खोल दे, तो नारा लग जाएगा सर तन से जुदा। कोई अब्दुल्ला सुअर मीट शॉप खोल दे, तब तो नारा लग जाएगा सर तन से जुदा का। कोई मोहम्मद सुअर मीट शॉप खोल दे, तब तो नारा लग जाएगा सर तन से जुदा का। कोई मक्का लिकर शॉप खोल दे, तब तो नारा लग जाएगा सर तन से जुदा का। तो आप जिस तरह से आपका इस्लाम या आपका मजहब आपके लिए बहुत सेंटिमेंटली बहुत क्लोज है, बहुत प्रिय है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूबल है, तो उसी तरीके से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए भी उनका फेस्टिवल बहुत प्रिय है, उनके भगवान बहुत प्रिय है, उनका धर्म उनके लिए बहुत प्रिय है। आपको ये अथॉरिटी की पोजीशन किसने दी है कि आप नाम बदल करके आप हिंदू धर्म के लोगों को आप हर्ट करेंगे, थूका हुआ और मुता हुआ खाना खिला करके? बिल्कुल, खैर ये नहीं होना चाहिए। बड़ा अफसोस है मुझे ये सुनकर के इस तरह से हो रहा है, जबकि सालों से साथ रहते हैं। तो मेरे ख्याल है एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आई होप कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर काम करेगी और इसको रोकेगी। लेकिन अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो आपको लगता है कि अगर बांग्लादेश से लोग आना शुरू हो जाए, वैसे काफी तो आए भी हैं, तो क्या पॉसिबल है कि उन्हें रखा जा सके जो उन्होंने ऑफर दिया? इसके लिए ममता बनर्जी साहिबा की स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा आरजू जी। डेफिनेटली हम विपक्षी दल में हैं पश्चिम बंगाल में, तो हम उनकी टिप्पणियों को, उनके स्टेटमेंट्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट एज अ पॉलिटिशियन वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी सेट करती है। जिस तरह से वो हमेशा से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल का उन्होंने विरोध किया, और उनके मंत्री जावेद अहमद खान ने तो 1 साल धरना प्रदर्शन फिक्स कर दिया था पाक सर्कस मैदान में, और ऐसा फिक्स किया था कि करोड़ों रुपए उन्होंने लुटा दिए। पैसे कहां से आए, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ईडी को, सीबीआई को जानने और समझने की जरूरत है कि 1 साल अगर आप लाखों लोगों को लेकर के बैठ करके आप धरना कर रहे हो, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च जो होता है वो आ कहां से रहा है एक मामूली से विधायक के पास। अब आती है बात कि ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024 ममता बनर्जी साहिबा को ये बात पता चल गई कि भैया ये जो मोदी जी हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, और ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन कई लोगों को नागरिकता मिल भी गई। अब ममता बनर्जी साहिबा को लग रहा है कि भैया अब तो एनआरसी भी हो जाएगा। अब एनआरसी अगर होता है तो बंगाल में 28% ऑन रिकॉर्ड जो मुसलमान हैं वो तो बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है, उनको पता है कि वो अपने बाप दादा नाना सब सारे डिटेल्स दे देंगे। लेकिन मोर देन 18% जो घुसपैठिया मुसलमान हैं उनके वांदे लगने वाले हैं, वो आंखों में अब आने वाले हैं। तो ये जो एक वेरिफिकेशन एनआरसी के लिए स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए 21 जुलाई के शहीद दिवस से ममता बनर्जी साहिबा ने कल बारिश में भीगते भीगते लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते करते उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई बांग्लादेश में जो लोग दिक्कत में है वो यहाँ आ जाइए। अब इन्होंने सिर्फ एंटी नेशनल स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने अनुमति किससे ली बांग्लादेशियों को इनवाइट करने से पहले? उन्होंने किससे कहां पर उन्होंने अपने ग्रीवियांस लेटर भेजे हैं? क्या शेख हसीना को यह बात पता है कि ममता बनर्जी साहिबा ऐसा ऐलान कर करके
किसी दूसरे कंट्री के लोगों को अपने यहाँ लालच दे करके बुला रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि नौकरी मिल जाएगी। फरहाद हकीम जो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं और मेयर हैं, जिनके नाक के नीचे अवैध निर्माण होते हैं, जिनकी बेटियां दारू शराब में डूबी रहती हैं, रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, वो भी कहा है कि अगर कोई भूख मर रहा है तो हम तो रोटी चावल साथ देंगे। भाई तुम कैसे दे सकते हो? तुम एक देश में रह करके दूसरे देश के लोगों को तुम कैसे बुला सकते हो? तुम कोई भारत के प्रेसिडेंट नहीं हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाएंगे तो उन्हें बंगाल में शरण दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लोग मजबूर होकर बंगाल आएंगे तो उन्हें मैं जगह दूंगी। सीएम ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो एक दूसरा देश है। केंद्र सरकार इस पर अपनी बात रखेगी, लेकिन अगर मजबूर लोग बांग्लादेश से बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। इस पे यूएन का एक प्रस्ताव भी है, पड़ोसी शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेंगे। ममता बनर्जी कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पर एक रैली में ये बात कह रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल में उन निवासियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देती हूँ जिनके रिश्तेदार हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। बांग्लादेश सरकार ने कोटा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद देश भर में कर्फ्यू लगा दिया है। ढाका में मिलिट्री की पेट्रोलिंग चल रही है। अलग अलग हिंसक घटनाओं में कम से कम 114 लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। ममता बनर्जी ने कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन के लिए खूब सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, यह स्थिर सरकार नहीं है और जल्द ही गिर जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ने कहा, आपने यूपी में जो खेला खेला उससे बीजेपी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन बेशर्म सरकार एजेंसियों और अन्य साधनों का दुरुपयोग करके सत्ता में बनी हुई है। रैली में अखिलेश यादव ने भी लोगों से बात की। बंगाल के लोगों ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, यही उत्तर प्रदेश में भी हुआ। दिल्ली में सरकार में बैठे लोग कुछ दिनों के लिए ही सत्ता में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार चलने वाली नहीं है और ये सरकार जल्द ही गिर जाएगी।